ओह ये तो बहुत छोटी है। ऐसे जाएगी बाहर? चेंज कर लूं? बैठ। वैसे स्कर्ट काफी जच रही है। अब बाहर निकलो बेफिक्र। थैंक यू भाभी। वैसलीन पेट्रोलियम जेली का मल्टीविटामिन युक्त फॉर्मूला स्किन को रखे सॉफ्ट, तो कड़ी सर्दियों में भी कर हिम्मत। इस 20 सेकंड के विज्ञापन को देखकर मेरे मन में एक विचार आया। किसी ज़माने में मेरे पास एक काले रंग का प्योर ब्रीड लैब्राडोर कुत्ता हुआ करता था। ये नस्ल कुछ लोग जानते होंगे, अधिकतर सभी दूसरी नस्लों के कुत्तों से इंटेलिजेंट होती है, इनफैक्ट एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होती है। खैर मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो क्या क्या इंटेलिजेंट काम करता था। उसका नाम इस कुत्ते का नाम डोपी था, और डोपी का अर्थ हिंदी में होता है नशेड़ी। उसके पीछे की क्या गाथा थी उसको आप छोड़िए। तो इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी ये कुत्ता बिना गले के पट्टे के कभी बाहर घूमने नहीं निकलता था, जबकि उसको इस पट्टे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसको कोई भी आप कमांड दो, उसको सुन के वो उसका पालन करता था, और सारे कमांड उसको आते थे। वो पूरी की पूरी मेरी भाषा समझता था। मैं उसको अगर बोलूँ रुक, मैं उसको बोलूँ लेफ़्ट जा, राइट जा, तेज़ चल, धीरे चल, सब कुछ समझता था वो, जैसे एक 10 साल का बच्चा समझता है। बट इतनी इंटेलिजेंस होने के बाद भी वो अपने गले के पट्टे के बिना घर से बाहर नहीं निकलता था। तुम समझ लो कि एक किस्म से उसका जो दिमाग था वो गुलाम था। और प्रश्न ये उठता था कि भाई वो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो गुलामी को क्यों पकड़ के बैठा हुआ है। समझे बात को? तो उसकी ये गुलामी की आदत उसके खून से उसको मिली थी, और थोड़ी बहुत उसने अनजाने में बचपन से मेरे से भी सीख ली थी, क्योंकि मैंने ही उसके लिए पट्टा बचपन में ख़रीदा था। क्योंकि जब वो छोटा था तो मुझे डर रहता था कि कहीं वो इधर उधर भाग ना जाए, किसी व्हीकल के नीचे ना आ जाए एंड ऑल दैट, राइट। तो 1000 कोशिशों के बावजूद जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने इस गुलामी के प्रतीक को नहीं त्यागा। 12 वर्ष की आयु में वो इस गुलामी को अपने दिमाग में लेकर ही मर गया। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, आज मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप भी किसी गुलामी के साथ जी रहे हैं? क्या आप उस गुलामी के साथ ही मरना चाहते हैं, या फिर आप मुक्त होकर लिबरेशन प्राप्त करके, लिबरेट होकर, स्वतंत्र होकर मरना चाहते हैं? अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, यस है, तो मे बी यू कैन रीड अहेड, या फिर आप अपना नेटफ्लिक्स उर्दू का सीरियल देख सकते हो, या फिर लेग बैक खा सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। किसी के साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, अपना कर्म अपनी लाइफ। तो बैक टू मिस्टर डोपी, माय पेट। सो मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको कहते हैं ट्रांस जनरेशनल मेमोरी। मतलब जो मेमोरी जो आते हैं आपके पूर्वजों ने आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में डाल दी हैं, बिना कभी उनसे कांटेक्ट हुए, बिना उनसे वो चीज़ें डायरेक्टली सीखे भी वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपकी आदतों में आ जाती हैं। इसको ट्रांस जनरेशनल मेमोरी कहते हैं। ओके, जैसे आप इस चीज़ को भी गूगल कर सकते हैं कि अगर किसी शराबी के बच्चे को आप गोद ले लो और उसने कभी अपने माँ बाप को देखा भी ना हो, तब भी वो बड़ा होकर, मतलब 90% चांस होता है, 80 to 90% चांस कि वो उसको शराब की लत या ड्रग्स की लत लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अब वो जो उसकी लत है वो जेनेटिक डिजीज़ बन चुकी है, उसके खून में आ चुकी है, जिसको हम मोटी भाषा में बोलेंगे। समझे? तो लोग दिखने में हमारे आपके जैसे ही लगते हैं, बट किसके खून में क्या है आपको कभी पता नहीं चल सकता। चलो उस चीज़ को छोड़ो, फिर लोग बोलेंगे अरे ये तो जातिवाद है। ये जातिवाद नहीं है, ये साइंस ऑफ जेनेटिक्स है। दिस इज़ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे से एनालाइज कर लिया था, उसको जान लिया था, समझ लिया था। मगर बाहर से जो लोग आए उन्होंने इस साइंस का दुरुपयोग किया, उसको गलत नाम दे दिया, और जो उनकी लूट खसोट के कारण समाज में जो दरिद्रता आई, भूख आई, उसके कारण जो समाज में आपस में भाई की, पड़ोसी की, एक ही समाज के लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम हो गए थे,
इतनी महंगाई बढ़ गई थी, उसके लिए जो लड़ाइयाँ हुई उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, अपनी लूट खसोट को छुपाने के लिए उसको कास्टिज़म का, जातिवाद का झूठा आवरण पहना दिया। समझे बात को? नहीं तो अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक वर्ण व्यवस्था थी और वही वर्ण व्यवस्था आज भी है। जैसे अगर आप चाहे आपके पिताजी फौज में थे, आपने MBBS कर लिया, आप डॉक्टर बन गए। आपके माता पिता मान लो कोई ढाबा चलाते थे, रसोई चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, और आगे आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके आप आर्किटेक्ट बन गए, है ना। किसी के माँ बाप चमड़े का काम करते थे, उसने आगे जाकर लॉ करी तो वो लॉयर बन गया। तो समाज में अगर आप एक प्रकार की विद्या ग्रहण करेंगे गुरुकुलों में, वहाँ स्कूलों में, तो आप चाहे किसी भी खानदान के हों, कुछ भी हों, आप आगे जाकर अपना प्रोफेशन, मतलब कि प्रोफेशन मीन्स वर्ण, प्रोफेशन मीन्स वर्ण को आप बदल सकते थे। बट जैसे आज है वैसे पहले भी आपको उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हासिल करनी पड़ती थी, और वो एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था। मगर आज क्या हो रहा है? आज एक मेरिट बेस्ड, लियाकत बेस्ड सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम बन गया है कैसा? रिजर्वेशन वाला, कोटे वाला, कि मेरा खानदान, मैं गांधी खानदान से हूँ तो मेरा हक बनता है कि प्राइम मिनिस्टर बनो, नहीं बनाओगे तो देश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं नेपोटिज्म, इसको कहते हैं परिवारवाद। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं वापस, बात फिर लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, है ना। और इतनी एकाग्र शक्ति तो आजकल किसी में, पेशेंस किसी में भी नहीं है कहानियों को सुनने की। वो ज़माना गया विविध भारती वाला, जब हम रात को बैठ के विविध भारती पे कहानियाँ सुनते थे, चुटकुले सुनते थे, और एक एक घंटा रेडियो चलाकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मज़ा लेते थे। तो मात्र 4 सेकंड का ये जो विज्ञापन एक कमाल की साइकोलॉजी इस्तेमाल कर अपनी आज इस सीज़न की सेल खूब बढ़ाएगा, खूब वैसलीन बिकेगी। फिर आप भी चाहे अनचाहे इस विज्ञापन से इन्फ्लुएंस होंगे और वैसलीन खरीद लेंगे सर्दियों के लिए। फिर चाहे डॉक्टर उसके लाख नुकसान बताए और आपको या आपके परिवार के निकटजनों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से कैंसर, हृदय रोग इत्यादि हुआ हो, फिर भी आप उसको कंपल्सिवली खरीद ही लोगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो इस चीज़ को मॉडर्न साइकोलॉजी बोलती है कंपल्सिव हैबिट फॉर्मेशन टूल्स। फिर से बोलता हूँ, कंपल्सिव हैबिट फॉर्मेशन टूल्स। इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिले अपने उर्दू सीरियल से तो थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए, है ना। तो इसको कहते हैं कंपल्सिव हैबिट फॉर्मेशन टूल्स। ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें होती हैं जो विज्ञापन बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले उनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको धीरे धीरे ब्रेन वॉश करने के लिए और आपको गंद बेचने के लिए, आपको गंदी आदतें डालने के लिए, जिससे आप बीमार होते हो। फिर आप कहते हो ओ जी ये तो किस्मत है। वो भाई किस्मत नहीं है, ये आपके कर्म है, आपकी बुद्धि का नतीजा है, आपकी बेवकूफ़ी का नतीजा है, समझे। आप किस्मत के कॉन्सेप्ट को अपनी डिक्शनरी से हटा दो। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लक नाम का कोई फैक्टर नहीं होता। सब कुछ कर्म की शक्ति है, सब कुछ कर्म सिद्धांत पे ही चलता है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। तो सरल भाषा में बोले तो किसी को किसी प्रकार की लत लगा देना कहते हैं इसको। उर्दू वुड में बने इस विज्ञापन में कुछ और भी है जो वैसलीन से बहुत अधिक घातक है, और ये आपके बच्चे का पूरा जीवन नष्ट कर सकता है। बताओ क्या है ये? बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, मैं बताता हूँ। ये आपके बच्चे को अटेंशन और ईगो सेटिस्फैक्शन प्राप्ति के लिए अंग प्रदर्शन करने को नॉर्मलाइज कर रहा है, और विज्ञापन का नाम है हिम्मत कर। बहुत लोग इसको आजकल फीलिंग डिज़ायर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसको भी आप गूगल करके देखो कि लोग अपने आप को डिज़ायर्ड क्यों फील करवाना चाहते हैं।
तो मतलब खुद को एक वस्तु समझ के बाजार में परोसने से एक प्रकार का सुख अर्जित होता है। जितने लाइक्स मिलेंगे, जितने व्यूज़ मिलेंगे, उतना अधिक सुख आपकी बुद्धि को प्राप्त होता है। ये सुख बाद में पैसा कमाने का आसान उपाय भी बन जाता है बहुत लोगों के लिए। और जब कोई इज्जतदार कमाई का साधन उनके पास नहीं रहता, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई, इतनी बीमारियां लग गई, बुद्धि अब जड़ हो गई, तो फिर वो इसी को अपना धंधा बना लेते हैं। जैसे वो पाडुकोण है, ऐश्वर्या रे है, और कितने ऐसे अच्छे घरों की लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि तवाइफ़ों के घरानों में नहीं पैदा हुए। जैसा नरगिस वगैरह थी, आप गूगल कर सकते हो। नरगिस एक बहुत विख्यात तवाइफ की बेटी थी। तो जितने भी बॉलीवुड के घर हैं, ये सारे उन्हीं ख़ानदानी कोठों वाले और जो तवाइफ़ों वाले घरों के हैं। बट दुख की बात यह है कि नॉर्मल अच्छे घरों के बच्चे भी आजकल ये बिगाड़ देते हैं। उनको बिगाड़ के अपनी इंडस्ट्री का, अपने नंगे नाच का उसको पार्ट बना लेते हैं। आपको अपने बच्चों को बचाना है, उनके घर तबाह, लाइफ तबाह होने से बचाना है, उनको बीमारियां लगने से बचाना है आपको बच्चों को, है ना। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा बीमार हो, उसको कैंसर हो, उसको हार्ट अटैक्स हो, उसको दिमागी प्रॉब्लम्स हो? नहीं चाहते ना, है ना। ये आपकी जिम्मेवारी है ना। अगर आपकी जिम्मेवारी है तो इस चीज़ को आप समझो कि एक छोटी सी एडवर्टीज़मेंट नहीं है। इस 4-5 सेकंड के एडवर्टीज़मेंट से उसने आपके बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया, और आपको पता ही नहीं चला कि उस ऐड ने क्या किया, उस फिल्म ने क्या किया जो आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना। आपको समझ में ही नहीं आ रही है बात। और आप इस तरीके की चीज़ों को कभी डिस्कस नहीं करते, है ना। आप इस तरीके की चीज़ों को बेझिझक अपने बच्चों के साथ डिस्कस करो, इससे पहले कि बाहर वाला कोई उसके साथ लफ्ज़ियात कर दे। समझ रहे हो बात को। फिर बोलोगे जी किस्मत है, बच्चे की शादी टूट गई तो, डिवोर्स हो गया तो, वो जी किस्मत है, बच्चे को बीमारी। अरे किस्मत नहीं है, आपकी परवरिश में कमी है भाई। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारी मिलजुल के एक कांड होता है, बट किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती। उसमें कुछ आपके बच्चे ने गलत किया, कुछ आपकी परवरिश के कारण गलत किया। बहुत सारे फैक्टर्स आपस में मिल जाते हैं। कुछ वो मैकलॉय की मिशनरी और मदरसा छाप जो एजुकेशन स्कूल दे रहा है, एनसीईआरटी दे रही है, उससे हुआ। बच्चे ने खुद भी फिल्में देखी, उसके कारण हुआ। फिर सामाजिक व्यवस्था इतनी गंदी और नीच हो गई है, उसके कारण हुआ। शादियों में लोग अपनी बहू बेटियों को नचा रहे हैं हाथ में पैग लेके, और उसके ऊपर तालियां बज रही हैं, उसकी वजह से हुआ। माँ बाप ही अपने बच्चों को नंग धड़ंग कपड़े पहना रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम पर लेकर आ रहे हैं, नचवा रहे हैं उनको, उसकी वजह से हुआ। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके और आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, समाज की पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। और जब आपके परिवार टूट जाएंगे, जब टूट जाते हैं, तो ये जिहादी आकर आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। पहले तो ये आपके दरवाजे तोड़ के अंदर आते थे और आपकी बहू बेटियों को उठाते थे। अब इनको एक दूसरे टाइप का साधन मिल गया है। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने भी देखा था, जब हम स्कूल कॉलेज में करते थे तो किसी को सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स या प्रोस्टिट्यूशन की लत लगानी होती थी, तो उसको अक्सर जो बिगड़े हुए होते थे, जो इन चीज़ों से पैसे कमाते थे स्कूल कॉलेज में, वो उनके मर्दानगी को चैलेंज करते थे। अरे तेरे बस की नहीं है सिगरेट पीना, तू तो मर्द नहीं है। तो ये एक बड़ा पुराना टिपिकल तरीका होता है इन लोगों को किसी को बिगाड़ने का। आपके खुद के घर के ताए, चाचे, मामे वही बिगाड़ेंगे आपके बच्चे को, उसको चैलेंज करके उसकी मर्दानगी को चैलेंज करेंगे। इसको कहते हैं उकसाना। तो उकसाने की महारत उर्दू वुड को बहुत सालों से प्राप्त है, और उन्होंने इस चीज़ को डिजिटाइज कर लिया है। उकसाने के लिए सोशल मीडिया उन्होंने बना लिया है, और उकसाने के लिए सोशल कुरीतियों को जिहादी इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई पॉजिटिव सोशल
कुरीति है, जैसे दहेज प्रथा है, घूंघट प्रथा है, उन चीज़ को ये रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को चलाते हैं। किसी सोशल कॉज को पकड़ के, जो कि पॉजिटिव है, वो जायज़ है, वो सोशल कॉज को समाज में डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए फ़ाइट करना चाहिए, मगर उसको ये रिवर्स तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने तो बुरके को ये सही घोषित करेंगे, उसके लिए दलीलें देंगे, हैं, मगर कोई घूंघट करेगा, मांग में सिंदूर डालेगा या बिंदी लगाएगा, तो उसको कहेंगे ओ ऑपरेशन ऑफ द फीमेल्स। और उसके पीछे की जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिकता है, उसको ये टोटली मैनिपुलेट करके, उसको उल्टा सीधा करके आपके बच्चों को भड़काएंगे। ये कर रहा है आमिर खान का वीडियो, आमिर खान की पिक्चरें, जिसमें आपके भगवानों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया जाता है। खैर, आगे चलते हैं। आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। मोदी के युग में हिंदुओं की बहुत जागरूकता बढ़ी है, ठीक है, तो मेरे को उसको डिस्कस करने की आगे और ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मैं 16 मिनट तक बोल चुका हूँ। बट आजकल समस्या, सबसे गंभीर समस्या ये है कि ये लोग हर 5 मिनट में आपके घर में बिना आपकी परमिशन के घुसते हैं, टीवी मोबाइल से, आपकी नाक के नीचे आपके बच्चों को नशेड़ी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने प्रेमी, सिंगल पेरेंट, रोगी, मानसिक रोगी, डिवोर्सी बनाकर उनका पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। और फिर आप कहते हो किस्मत है जी, हम क्या करते। तो समझो कि दिमाग एक मशीन है जिसकी प्रोग्रामिंग यानी ट्रेनिंग की जा सकती है, अच्छी या बुरी, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है और आपकी जागरूकता पर निर्भर है। ये ट्रेन करने वाले और ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले पर निर्भर है कि दोनों की जेनेटिक संरचना यानी खानदानियत पर भी ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है, ठीक है। आपकी इच्छा और जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जैसा आपका खून है, दोनों पर निर्भर करता है और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। पर जिसको गुरु की कृपा मिल जाए, उसके ऊपर अपने खून का कोई असर नहीं होता। आपका कैसा भी जेनेटिक मटेरियल हो, आपके पुरखे कितने भी बिगड़े हों, शराबी हों, निकम्मे हों, उनके खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए हों, उनके खुद के डिवोर्स हुए हों, वो खुद रंडीगिरी करते हों, नंगा नाच करते हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर गुरु की कृपा मिल जाए तो आप ऐसी हिस्ट्री के बावजूद भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, लिबरेशन प्राप्त कर सकते हो, सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हो, अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकते हो। गुरु की कृपा बस मिलनी चाहिए, फिर आप अपने गले में खुद ही पट्टा नहीं डलवाते। समझ रहे बात को? मगर ये यहाँ पर गुरु कोई इंसान नहीं है, ये ना तो सातवें आसमान में बैठा हुआ कोई ऊपर वाला रब या मालिक है, सबका मालिक एक, जय साईं बाबा की, ये वो नहीं है, ठीक है ना। गुरु एक तत्व है, जैसे 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्वों से परे है। इसकी प्राप्ति वैसे ही होती है जैसे आपने 12+3+3 वर्ष स्कूल कॉलेज की पढ़ाई परिश्रम, एकाग्रता और पैसे खर्च करके की थी। हाँ, ये फ्री नहीं मिल सकती आज के दौर में, क्योंकि अब आपके गुरुकुल, आपकी समाज की पुरानी व्यवस्था ईसाइयों और मुसलमानों ने टोटली बर्बाद कर दी है, जला के राख कर दी है। तो आज के युग में इसको प्राप्त करने के लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी पैसे दे के, आपको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे पैसे खर्च करके, आपको जागृत, जो मंदिर अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं जिनको तोड़ा नहीं गया है, उनमें जाके आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे, होम करने पड़ेंगे, आपको सात्विक भोजन दोबारा से खाना शुरू करना पड़ेगा, आपको मांस मच्छी वगैरह ये सब चीज़ें जो आजकल हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज भी मान गया है कि ये आपको मानसिक रूप से वीक करते हैं, आपको गंदी कैंसर जैसी अनेक टाइप की बीमारियां देते हैं, पथरी वथरी देते हैं, उन सब चीज़ों को आपको अपनी विल पावर से छोड़ना पड़ेगा अगर आपको अपनी आज़ादी पसंद है तो, नहीं तो फिर आप गुलाम रह के ही मर जाओ, ठीक है।
चॉइस आपकी है भाई, चॉइस आपकी है। और फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ये 7 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, इस किताब में लिखी हैं, ये इफ़ आई डू दीज 7 थिंग्स मैं आई विल बी हैप्पी। मेरे को मेरे किसी परिवारजन ने एक दिन बोला कि मैंने ना एक किताब पढ़ी है, ये 7 चीज़ें अपने जीवन में कर लो ना तो आप खुश हो जाओगे। मुझे बड़ी हंसी आई। बाहर के संसाधनों से आपको परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती कभी भी, ये याद रखना। परम आनंद आपको अंदर से ही प्राप्त होगा जब आपके विकृत न्यूरॉन्स, आपका विकृत बुद्धि धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होगी। रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान, कबीर जी का दुआ पढ़ा है ना कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सिल मतलब जिसके ऊपर रस्सी चलती है कुएं की, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। बटिया गोल किस तरह होया, ठोकरा खा खा के। तो ठोकर खा के ही आप पत्थर से शिवलिंग बनते हैं, कोयले से हीरा बनते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा नहीं तो बोर हो गए होगे अभी तक, है ना। तो इस दिमाग को नाना प्रकार के विज्ञापन, फिल्म, न्यूज़ आदि निरंतर प्रभाव डालते हैं इस दिमाग पे, और वो आपके ही घर में, आपके ही परिवार को ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा सिखा देते हैं बिना आपकी इजाज़त के। और ब्रेन वॉश बच्चे जब नशेड़ी, डिवोर्सी, बांझ, रोगी बन जाते हैं तो आप किस्मत का रोना रोते हैं, क्योंकि आपने अपने को दोष कोई नहीं देता, कोई अपनी गलती नहीं निकालना चाहता, सब दूसरे को दोष देते हैं। बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए बच्चे को दोष देंगे, अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाए दूसरे को दोष देंगे, है ना। तो आपको अपनी खुद की गलती, अपने कर्मों को ठीक करना है, बाकी सबको छोड़ो। तो अपने टीवी, मोबाइल पर उर्दू वुड की ब्रेन वॉशिंग वाली एडवर्टाइजमेंट, फिल्मों, सीरियलों, अश्लील नाच गाने को बंद करो और अपने परिवार को टूटने से बचाओ, अपने परिवार को रोगी होने से बचाओ। ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है बच्चे को रोटी देना, उसकी स्कूल की फीस भरना, उसको बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े लेके देना, गिफ्ट देना, उसको घर खरीद के देना, उसके बिज़नेस को सेटअप करके देना है, फिर उसकी बढ़िया सी उसकी 30-40 लाख रुपए वाली शादी कर देना। ये आपके कर्तव्य, आपका वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। अगर उसको अच्छी परवरिश दे दोगे तो वो स्कॉलरशिप लेके पढ़ेगा, अच्छी परवरिश दे दोगे तो उसकी फ़ीस भरनी ही नहीं पड़ेगी, अच्छी परवरिश दे दोगे तो एक नहीं खुद ही 10-10 घर बना लेगा, कोठियाँ बना लेगा, हैं पॉश इलाकों में। अगर आप उसको अच्छी परवरिश दे दोगे तो उसको कभी उल्टे, उसके पास पैसे के साथ साथ उसके पास स्वास्थ्य भी होगा, उसको गंदी बीमारियां नहीं लगेंगी, वो बांझ नहीं होगा, वो रोगी नहीं होगा, वो रोगी होके मरेगा नहीं, है। अगर आप उसको अच्छी परवरिश दोगे तो, और उस अच्छी परवरिश के लिए पहले अपने आप को, खुद को ठीक करना है, खुद को परवरिश अच्छी देनी है, खुद की जो कंपल्सिव हैबिट्स बन गई हैं उसको ठीक करना है। और इसमें क्रोध नहीं करना, ईगो नहीं लेके आनी, अहंकार नहीं लेके आना, जो है सो है। एक्सेप्ट द ट्रुथ, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। बच्चों के साथ बैठ के जब वो ऐसी एडवर्टीज़मेंट देख लें, ऐसी फिल्में देख लें, तो खुले में बैठ के ऐसी चीज़ों को डिस्कस करो, ताकि वो मानसिक तौर पे आपके बच्चे गुलाम ना बने, राइट। आप चलो एक पीढ़ी ख़राब हो गई, 2 पीढ़ी ख़राब हो गई आपकी, जो अगली पीढ़ी है उसको तो बचा लो ना बीमारियों से, उसको तो बचा लो ना आप, उसके परिवार को टूटने से, उसको तो आप डिवोर्सों से और इन चीज़ों से, सब चीज़ों से बचा लो उस बच्चे को। उसको तो आप ड्रग्स वगैरह से बचा लो, उसको तो आप नशेड़ी बनने से बचा लो, अगली पीढ़ी के बच्चे को। तो ये सिर्फ एक 4-5 सेकंड का विज्ञापन नहीं था। इस विज्ञापन में एक बहुत जटिल, बहुत ही क्रूरता भरी, चालाकी भरी, अय्यारी वाली एक मनोवैज्ञानिक चाल थी इन लोगों की। आपको अपने को
इन सब चीज़ों से और बच्चों को इन चीज़ों से बचा के रखना है।